अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चित्पावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस के अपने कमरे में झींगे यानी प्रॉन तल रहे थे। सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने लंदन आया हुआ था। उस वैश्य गुजराती वैश्य का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चलिए पहले खाना खा लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। वीर सावरकर पर आज चर्चा हो रही है और हम आपको बताएंगे कि आरएसएस के ना होते हुए भी वीर सावरकर को क्यों लोग आरएसएस का एक सच्चा सिपाही मानते हैं और क्यों मोदी उनकी तारीफें करते हुए नहीं थकते। बहुचर्चित किताब द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, उस समय महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे। तब तक भारत उनकी कर्म भूमि भी नहीं बनी थी। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने यह कहते हुए माफी मांग ली कि ना वो तो गोश्त खाते हैं और ना ही मछली, बल्कि सावरकर ने उनसे मजाक भी उड़ाया था कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए हुए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। उस रात गांधी सावरकर के कमरे में अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना खाली पेट बाहर निकल गए थे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी भी कर दिया गया था। आरएसएस के ना होते हुए भी संघ परिवार में वीर सावरकर की आखिर इतनी इज्जत क्यों है? इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने के प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। नीलांजन मुखोपाध्याय अपनी किताब में लिखते हैं, 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे। हम भूल नहीं सकते कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चल रहा था। वो छूट जरूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बिठा दिया गया था। उनकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी भी नहीं थी। उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। सावरकर की गिरफ्तारी कैसे हुई? अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। SS मौर्य नाम के एक पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्स बंदरगाह पर एंकर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो बच निकले। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंचे। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला भी तय कर लिया। उनके दोनों तरफ ट्रामें और कारें दौड़ रही थी। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर अंग्रेजी में बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी खत्म हो गई।
और उन्हें अगले 25 सालों तक किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों का कैदी बना रहना पड़ा। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गईं और सज़ा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों के सेल्यूलर जेल में 13.5 गुणा यानी 7.5 फीट की कोठरी में नंबर 52 में रखा गया था। वहाँ के जेल के जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी में बताते हैं, अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी में चलते थे। राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे। वहाँ ढंग की सड़कें नहीं होती थी। इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्घियों को खींच नहीं पाते थे तो उन्हें गोलियां मार दी जाती थी और उनकी पिटाई होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें कुनेल पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इसके उन्हें चक्कर आते थे और कुछ लोग उल्टियां कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द भी रहता था। लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी जिंदगी की भी शुरुआत होती है। सेल्यूलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। निरंजन तख्ते आगे बताते हैं, मैं सावरकर की ज़िंदगी को कई भागों में देखता हूँ। उनकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब भी लिखी थी। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी। गिरफ्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफ़ीनामा लिख डाला। वहां पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर इसके बाद 9 सालों में उन्होंने करीब 6 बार अंग्रेजों को अपना माफ़ीनामा पत्र भेजे। जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है इसका असर सावरकर पर पड़ा हो। कुछ हलकों में यह भी कहा गया है कि जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दे रखी थी। एक और कैदी बरेंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर पर तैयार करते थे और भड़काते भी थे, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे। उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था। निरंजन तख्ते अपनी किताब में आगे लिखते हैं, हर 15 दिन पर वहां कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सेल्यूलर जेल पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉड को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा हुआ था। जेल में रहने के दौरान अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से खुद को भारत के किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी। इसके बदले में वो किसी भी हैसियत से मैं सरकार के लिए काम करने के लिए भी तैयार थे। सावरकर ने यह भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है। उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सज़ा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त भी दी गई थी। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को अपने राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। निरंजन मुखोपाध्याय आगे बताते हैं, हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूल्यतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्यभूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्यभूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की ही हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्यभूमि है ही नहीं। इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते। एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए। वो इस विरोधाभास को भी कभी नहीं समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहेंगे।
साल 1924 में सावरकर को पुणे की यरवदा जेल में 2 शर्तों के आधार पर छोड़ दिया गया। एक तो वे किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन तख्ते आगे बताते हैं, सावरकर ने वायसराय लिलितगो के साथ लिखित समझौता किया था। उन दोनों का समान उद्देश्य है गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए पेंशन मिला करती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। अतिवादी विचारों के बावजूद निजी जिंदगी में वो अच्छी चीजों के शौकीन थे। वो चॉकलेट्स और जिंटान बैंड की विस्की पिया करते थे। उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख अपनी किताब में लिखते हैं, सावरकर 5 फीट 2 इंच लंबे थे। अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे। उन्हें तमाकू सूंघने की आदत पड़ गई थी। अंडमान की जेल कोठरी में वो तमाकू की जगह जेल की दीवारों पर लिखा हुआ चूना खुरच कर सूंघा करते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। लेकिन इससे उनकी नाक खुल जाती थी। उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया। वो कभी कभी शराब भी पीते थे। नाश्ते में वो 2 उबले अंडे खाते थे, दिन में कई प्याले चाय पीते थे। उनको मसालेदार खाना पसंद था, खास तौर से मछली। वो अल्फांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के भी बहुत बड़े शौकीन थे। वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे, गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट की जेब में एक छोटा सा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में एक मुड़ा हुआ अखबार। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते। उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुकदमों में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर गए और मिलकर उन्होंने नारा लगाया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। राम बहादुर राय आगे बताते हैं, दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा था, उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया था। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो। अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थरों के टुकड़ों को कलम बनाकर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखीं और उन्हें कंठस्थ किया, यही नहीं 5 मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में हैं। इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा भी वहीं सूख जाती है। 1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों के बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर है। या तो वो आपके हीरो हैं या फिर आपके विलन। निरंजन तख्ते अपनी किताब में लिखते हैं, साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ कर ली थी, क्योंकि गांधी जी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था। ये आज की राजनीति की वास्तविकता है। अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गांधी की विचारधारा की तरफ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी। अगर आपको गांधी को स्वीकार करना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा। शायद यही वजह है कि सावरकर अभी भी एक पोलराइजिंग फिगर हैं। कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं तो कुछ लोग आज भी उनको एक विलन का तबगा और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाला ही बताते हैं।